नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कोरोना से मौत पर मुआवजे का जो मामला है, इस मामले पर झूठे दावे दाखिल किए जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की इजाजत दे दी गई है। 5% दावों की समीक्षा की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में जो दावे दाखिल किए गए थे, इनकी समीक्षा की जाएगी। तो कोरोना से मौत जो हुई, इस पर मुआवजे के लिए जो दावा लगाया गया, इस मामले से जुड़ी खबर है कि कुछ दावे जो थे उनकी जांच भी हो सकती है, क्योंकि झूठे दावे दाखिल किए जाने के मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि आरोपों की जांच की इजाजत दे दी गई है। 5% दावों की समीक्षा की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में जो दावे दाखिल हैं, उनकी समीक्षा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोरोना से मौत पर मुआवजे का ये मामला है और झूठे दावे जो दाखिल किए जाने का मामला सामने आया। इसमें बड़ा फैसला ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच की इजाजत दे दी है। 5% दावों की समीक्षा की जाएगी और आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में जो दावे दाखिल हुए थे, उनकी समीक्षा इसके बाद हो पाएगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर की बात करते हैं। खैरागढ़ से बड़ी खबर है। उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले क्या होगा? उसके पहले बीजेपी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। पूरी ताकत बीजेपी दिखाने वाली है। बीजेपी से कोमल जंघेल नामांकन भरने वाले हैं। इधर जेसीसीजे के प्रत्याशी, जो कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ की पार्टी, इसमें जेसीसीजे के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी भी आज नामांकन करने वाले हैं। बता दें कि 12 अप्रैल को मतदान है और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन इसके पहले आज नामांकन का आखिरी दिन और बीजेपी आज बड़ी रैली निकालने वाली। दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया, मुकर्रर किया गया। रैली के बाद कोमल जंघेल अपना नामांकन भरने वाले हैं और इस रैली में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचेंगे। उनके अलावा राजेश मूणत, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े जो नाम हैं बीजेपी के, वे सभी इस नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं, ऐसी खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये रायगढ़ की जो सीट खाली हुई थी निधन की वजह से, और इसके बाद इस पर उपचुनाव होना है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजनांदगांव से राकेश मौजूद हैं और अवधेश हमारे संवाददाता रायपुर से, राजधानी से मौजूद हैं। सबसे पहले राजनांदगांव ही चल लेते हैं और राकेश से जानते हैं कि वहां फिलहाल क्या माहौल है, क्योंकि आखिरी दिन नामांकन का और पूरी ताकत लगाई जानी है बीजेपी की तरफ से आज।
जी हाँ, निश्चित ही पुनीत, आज कह सकते हैं कि नामांकन का आखिरी दिन है। खैरागढ़ उपचुनाव का ये है, जिसमें देवराज सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ जो है वो सीट खाली हुई थी। इसके लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है, जिसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। रैली के माध्यम से ताकत दिखाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, और इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व कई जो मंत्री हैं भाजपा के, वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी ताकत है वो दिखाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा इसमें किया जाएगा। और अंततः जब प्रत्याशी कल फाइनल किया गया तो उसी नाम पे भरोसा किया गया जो पिछली बार इन्होंने कोमल जंघेल को मैदान में उतारा था, उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कोमल जंघेल एक बार और उपचुनाव लड़ चुके हैं। पहला उपचुनाव वो लड़ चुके थे, देवराज सिंह ने ही सीट खाली की थी लोकसभा लड़ने के लिए। इस दौरान उन्होंने ये चुनाव जीता था, देवराज सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव जीता था उपचुनाव कोमल जंघेल ने। और आज फिर एक मौका है, देवराज सिंह के निधन के बाद उनको फिर एक चांस दिया है बीजेपी ने, और इसमें पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। और उनका भी कहना है कि प्रदेश में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत लगाएंगे और इस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। पुनीत, बिल्कुल। और 12 बजे से रैली होनी थी, उसके लिए कुछ माहौल क्या बन गया है या अभी नेता पहुंचे ही नहीं है? हाँ जी हाँ, पूरी निश्चित ही बीजेपी की तैयारी पूरे चरम पे है। और जैसा कि कल ये निर्धारित किया गया था कि सांसद कार्यालय से ये रैली निकाली जाएगी, लेकिन शासकीय आवास होने के कारण उसमें प्रॉब्लम आई है। और कुछ ऑब्जेक्शन के बाद बीजेपी ने निर्णय चेंज करते हुए एक यहाँ सिंधु भवन है, वहाँ से इनकी रैली निकलेगी, जहाँ पूरे आला नेता जो हैं बीजेपी के वो शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगे। अवधेश हमारे सहयोगी भी राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कल जो नामांकन हुआ कांग्रेस की तरफ से, उसमें कितनी ताकत कांग्रेस की देखने को मिली। आज भी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। अवधेश, मायने तो ये कि एक भले ही एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ ये उपचुनाव पर टिका हुआ है ऐसा लगता है, इसलिए दोनों ही दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले जो उपचुनाव की ये तैयारियां हैं, इसमें शक्ति प्रदर्शन पुनीत इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको जनता के बीच में संदेश देना पड़ेगा कि आप चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमने देखा कि मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े नेता थे वो पहुंचे थे नामांकन रैली में, उन्होंने अपना रोड शो किया, अपनी ताकत दिखाई कि किस तरह से सत्ताधारी दल जो है वो गंभीर है चुनाव को लेके। आज बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर रही है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ली जाए, विष्णुदेव साय की बात कर ली जाए, धर्मलाल कौशिक की बात करें, चाहे तमाम बड़े नेताओं की बात करें, सभी राजनांदगांव पहुंच चुके हैं। वहां पर रैली निकलेगी और रैली के माध्यम से जो है एक संदेश देते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, और 3 बजे तक का जो वक्त है नामांकन दाखिल का, उससे पहले वो नामांकन दाखिल करेंगे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, न केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि जोगी कांग्रेस के लिए भी पुनीत, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि 2018 में जो उनकी करारी हार हुई थी, उसके बाद बीजेपी को आज भी एक बड़ी जीत का इंतजार है। लगातार चुनाव दर चुनाव हुए, चाहे पंचायत की बात कर ली जाए, नगर निकाय की बात कर ली जाए, या 2-2 उपचुनाव की बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में, सारे चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। रणनीतियां बदल गई, प्रभावी बदल गए, उसके बाद नई रणनीतियों के साथ बीजेपी ने दावा किया कि हम पुराने चेहरे को हटा के नए चेहरे के साथ जाएंगे। लेकिन यह बात अलग है कि लगातार 5वीं बार कोमल जंघेल को टिकट दिया गया है, लेकिन तमाम बदले हुए रणनीति के साथ बीजेपी कह रही है कि धरातल पर उतरेंगे। खैरागढ़ मंडल में, खैरागढ़ विधानसभा में 5 मंडल है, एक-एक मंडल में बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन केवल एक मंडल के प्रभारी है। तो बीजेपी रणनीति के साथ जमावट धरातल पे तो है, लेकिन मजबूत नेताओं को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अपना अपना काम भी बांट दिया गया है। नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कितना काम किया है और नतीजे क्या बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी अवधेश जो हमसे कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, उन्होंने बात की नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से। सुनवाते बच चुकी है। बीजेपी ने प्रत्याशी के ऐलान के साथ प्रभारियों को भी घोषणा कर दी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं। सर, आपको भी एक मंडल का प्रभारी बनाया गया है, क्या रणनीति होगी? देखिए, इस चुनाव में कार्यकर्ता हमारे मना स्थिति में है कि चुनाव को हर हाल में जीतना है। सभी प्रमुख लोगों को जवाबदारी दी गई है
और उस जवाबदारी के साथ में कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साहवर्धन और उसके साथ में कार्यकर्ताओं को कार्य में लगाना और लगा करके उनके बल में इस चुनाव को जीतना। वास्तविक में पिछले दो चुनाव को देखेंगे तो हम लोग कहीं 800 से कहीं 1800 से आसपास में उस चुनाव में हम पीछे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उस चुनाव को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि सरकार के 3 साल में जो उनकी सारी पोल भी खुल गई है, जो वादे किए वो भी दिख गए हैं और किस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं। कुल मिलाकर के खैरागढ़ के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी चुनाव जीतेगी। एक मिथक है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल की जीत होती है, छत्तीसगढ़ में इतिहास भी है, कैसे टूटेगा मिथक ये? अब मिथक में कोई जा करके ये अपने पूरे ताकत के साथ में चुनाव को लड़ना चाहिए और मिथक टूटता भी है और मिथक टूटेगा। सत्ताधारी दल दावा कर रही है कि 3 साल के विकास कार्यों पे खैरागढ़ की जनता मुहर लगाएगी और वो 70 से 71 हो जाएंगे सदन में। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उनके 3 साल के जो उपलब्धि है जनता के बीच में आ गई है। क्या उपलब्धि है? हर लोगों को धोखा देने का काम किया है, चाहे महिलाओं को हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे कर्मचारियों को हो, चाहे अनियमित कर्मचारियों को हो, चाहे डीए की बात करें। ये 3 साल में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको धोखा दिया है और जनता इंतजार कर रही है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। मतलब जनता इंतजार कर रही है कि सत्ताधारी दल को सबक सिखाएगी और बीजेपी ने दावा किया है कि खैरागढ़ में उनकी जीत निश्चित ही होगी। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के दावों में कितना दम होता है और बीजेपी किन रणनीति के तहत खैरागढ़ में उतर के चुनाव लड़ती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अगली खबर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, इस मामले में जीपी सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। निलंबित आईपीएस अफसर हैं जीपी सिंह, जिनकी जमानत का यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में सरकार से जवाब भी मांगा है। जीपी सिंह की 2 हफ्ते में सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की टिप्पणी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही अधिकारी इसका सामना करते हैं। ये एक टिप्पणी भी सामने आई है और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जीपी सिंह जो निलंबित आईपीएस अफसर हैं, उनकी जमानत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है। जीपी सिंह की 2 हफ्ते में सुनवाई हो, इसकी मांग को हालांकि ठुकरा दिया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से टिप्पणी भी आई और कहा गया कि सरकार बदलते ही अधिकारी इसका सामना करते हैं। सुशील हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर उनसे बात करते हैं। सुशील, एक बड़ी टिप्पणी आज जस्टिस की तरफ से की गई, कह दिया गया कि सरकार बदलते ही अधिकारी इसका सामना करते हैं। हालांकि इसके साथ ही मांग भी ठुकरा दी गई कि 2 हफ्ते में सुनवाई नहीं होगी, सरकार से जवाब मांगा गया 4 हफ्ते में। की तरफ से गुरजिंदर पाल की तरफ से फिलहाल कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करे और फिलहाल राज्य सरकार से जल्द जवाब तलब करे। और लंबे समय से गुरजिंदर पाल सिंह फिलहाल जेल में हैं। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से पुनीत एक टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि पुलिस अधिकारी जो सरकार रहते हुए उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हो, जब सरकार बदल जाती है तो उनको जो हीट फिलहाल टॉक होती है या जो हीट पॉलिटिक्स होती है उसका सामना करना पड़ता है और बेहतर है कि पुलिस अधिकारी सरकार में रहते हुए इन चीजों को समझें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत गुरजिंदर पाल सिंह को नहीं दी, लेकिन राज्य सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है। 4 हफ्ते का समय फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत अर्जी पर रिस्पॉन्स करने के लिए। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते का समय दिया जाए, क्योंकि 4 हफ्ता बहुत ज्यादा है। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस मांग को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते और 4 हफ्ते का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा इस मामले में जो आपकी तरफ से मांग की जा रही है उसको हम नहीं सुनेंगे। और उसके बाद फिलहाल चीफ जस्टिस ने अगले केस की सुनवाई को कॉल कर दिया। बहरहाल साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि गुरजिंदर पाल सिंह जिस उम्मीद से फिलहाल कोर्ट पहुंचे थे, उनकी एक उम्मीद पर कहीं ना कहीं नोटिस जरूर जारी हुआ है, लेकिन 4 हफ्ते की जो मांग वो नहीं चाह रहे थे कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो,
वो फिलहाल चीफ जस्टिस ने ठुकराकर कहीं ना कहीं ये कहा है कि मामले की सुनवाई 4 हफ्ते में ही होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। ग्वालियर से खबर है जहां पर 1 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा गया है। 25 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया ये जा रहा है कि ट्रक में छिपाकर इस गांजे की तस्करी की जा रही थी और पहले तो फल दिखाए गए कि ट्रक में फल जा रहे हैं, फलों की पेटी में गांजे को छुपाया गया था और पकड़ लिया गया। आंध्र प्रदेश से इसे आगरा भेजने की तैयारी थी और खेप जा रही थी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने ट्रक को रोका, उसकी जांच की, उसमें गांजा निकला है। 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई गई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से फलों के साथ फलों की पेटी में छुपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे पकड़ लिया है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाएगा क्योंकि ट्रक में फलों की पेटी के पीछे छिपाकर इस गांजे को ले जाया जा रहा था। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को पकड़ा भी है। इनसे क्या कुछ राज निकला है? सुशील, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बीती देर रात एक गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। लगभग 1 करोड़ रुपए का गांजा एक ट्रक से बरामद किया है क्राइम ब्रांच की टीम ने। 3 आरोपियों को पकड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांजा है ये आंध्र प्रदेश से आ रहा था और आगरा की ओर ये जाने वाला था। यानी ये करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका था गांजा इस ट्रक के अंदर। और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर में पकड़ा है और 3 जो आरोपी पकड़ा है उनमें आगरा के भी हैं और ग्वालियर चंबल अंचल के भी रहने वाले आरोपी। एक जो मास्टरमाइंड है इसमें फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रक में 25 क्विंटल माल भरा हुआ था जिसमें लगभग 9 क्विंटल ये गांजा था जिसकी करीब 1 करोड़ कीमत है। केले के बीच इस गांजे को छिपाकर लाया गया था और आसपास इसमें इस तरह का केमिकल भी डाला गया था कि जिससे गांजे की बदबू खुशबू जो है किसी तरह से बाहर ना आ पाए और पकड़े जाने का अंदेशा ना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इतने लंबे टूर पर जब ये गांजा यहाँ तक पहुंचा तो निश्चित तौर पर बीच में भी कहीं ना कहीं इसमें और भी जो पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है वो हो सकता है बैरियर पे पार करने में लगी हो दूसरे राज्यों में। तो जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी तो उन्होंने दबिश देकर कल देर रात इस ट्रक को पकड़ा है जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। एक मास्टरमाइंड फरार है और उड़ीसा से गांजा आगरा सप्लाई हो रहा था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, चलते लौटे।